तो गवर्नमेंट बजट में लास्ट क्लास हमने रिसिप्ट कॉलम पढ़ा था एंड एक्सपेंडिचर कॉलम बना था। रिसिप्ट कॉलम में हमने ये पढ़ा था, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर में भी दो था, एक था कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें या तो एसेट इंक्रीज होती है या तो लायबिलिटी कम होती है। इसमें ना एसेट इंक्रीज होता है ना लायबिलिटी कम होता है। कैपिटल रिसिप्ट वो होता है जिसमें या तो लायबिलिटी बढ़ती है या तो आपका एसेट्स कम होता है, इसमें वो चीज नहीं होती, राइट। ये हमने कुछ कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग अ गवर्नमेंट बजट, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके चलो आगे। Now, second purpose of having government budget is balance regional growth. Balance regional growth मतलब पूरे इंडिया में इक्वल डेवलपमेंट चाहती है। मतलब अगर सिर्फ कुछ पोर्ट है वहीं डेवलपमेंट है और सेंटर पार्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वहां डेवलपमेंट नहीं है, तो बजटरी पॉलिसी उनको प्रायोरिटाइज करेगी कि डेवलपमेंट हो बैकवर्ड रीजन्स का। अच्छा, डेवलपमेंट कैसे होगा बैकवर्ड रीजन्स का? ये लोग बोल रहे हैं थ्रू लिबरल टैक्स एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। ये हम ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके थे लाइसेंसिंग सिस्टम में, कि देखो लाइसेंस इजीली प्रोवाइड करते थे बैकवर्ड रीजन्स में, तो अब क्या करते हैं, टैक्सेशन बहुत माफ कर देते हैं। मतलब अगर आप बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्री खोलते हो तो 5 साल तक टैक्स माफ। बैकवर्ड इंडस्ट्री में अगर आप कुछ खोलते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज दी जाएगी ताकि हर एरिया डेवलप हो। इसे कहते हैं बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ में किसी को कोई डाउट? अब मेरी बात सुनो। अब तीसरा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब ये क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो। एक राइट, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस में क्या लिखा है? इन द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या? मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या, बोलो? अलग अलग टाइप की यहाँ सब इकोनॉमी। कुछ बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई होता है। गवर्नमेंट कुछ डिसाइड नहीं करेगा, डिमांड एंड सप्लाई फोर्स से डिटरमाइन होता है। सो गुड्स कमांडिंग हायर प्राइस अट्रैक्ट हायर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। मतलब ऐसे गुड्स जैसे टीवी बनाना, रेफ्रिजरेटर बनाना, जहां जिसकी प्राइस ज्यादा है तो प्रोड्यूसर बेसिकली वो सारे गुड्स बनाए, तो विच लीड्स टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट इससे सोशल वेलफेयर नहीं होगा बिकॉज गरीब के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, right? But fails to achieve social welfare because it fails to produce those goods which are essential and collective needs of the society. कौन से गुड्स की बात कर रहा है ये वो गुड्स है जो एसेंशियल भी है और सबकी नीड है, कलेक्टिव नीड है। कौन से वो गुड्स की बात कर रहा है? पब्लिक पब्लिक गुड्स कौन से? रोड, डैम, ब्रिजेस, राइट। एंड इट आल्सो फेल्स टू अकाउंट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। मतलब क्या कि यार गवर्नमेंट होगी तो वो एनवायरनमेंट के बारे में सोचेगी, प्राइवेट सेक्टर थोड़ी सोचेगी एनवायरनमेंट के बारे में। तो सोशल वेलफेयर एज एन ऑब्जेक्टिव उसको कवर अप कौन करेगा? गवर्नमेंट। उसके रिसोर्सेज एलोकेट कौन करेंगे? गवर्नमेंट। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो रिसोर्सेज एलोकेट करना है वो कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर, राइट। सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सोशल वेलफेयर जो है वो गवर्नमेंट करेगा। नेक्स्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब इनइक्वालिटी कम करना। किसके बीच में इनइक्वालिटी कम करना? रिचर एंड पुअर। रिचर एंड पुअर। कैसे? तो अनइक्वल है इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी में क्या करता है? इसको कम करता है थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज। कैसे? 5 लाख से नीचे उनको टैक्स नहीं पे करने का। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा, तो धीरे धीरे वो इनकम रिचर और पुअर सेक्शन के बीच में जो गैप है वो कम कर रहा है और गरीबों को सब्सिडीज दे। बोल सर, मतलब 5 लाख वो कौन सा कहते हैं, प्रॉफिट का 5 लाख? हाँ, तेरी जो भी इनकम होगी। मतलब उसमें वो क्या कहते हैं,
अपन ने जो खर्चा किया वो भी इंक्लूड होगा, प्लस ओनली प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स, 5 लाख का प्रॉफिट होगा तब। यस। नाउ नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब क्या? कि देखो गवर्नमेंट की जो ये बजटरी पॉलिसी होती है ये आल्सो फोकसेस ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बहुत जरूरी है एम्प्लॉयमेंट देना। आज के टाइम जब कोरोना की वजह से इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जो फेब में बजट आएगा तो इनका फोकस रहेगा कैसे करके हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने पब्लिक एंटरप्राइज में पैसा डालेगी ताकि वो और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सके, या थ्रू इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, राइट, ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले। और रेलवे में पैसा डालना मतलब इधर। तो गवर्नमेंट बजट का ये भी एम होता है कि कैसे करके हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। अच्छा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे करेगा, इसके बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अच्छा, इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसा ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए? ज्यादा। कम। मनी फ्लो इकोनॉमी में कम होगा ना फिर। प्लस लोगों से उनकी रेवेन्यू कम करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए? गवर्नमेंट क्या चाहिए। करेगा? अपनी रेवेन्यू बढ़ा देगा। क्यों? कैसे बढ़ाएगा रेवेन्यू? लोगों से टैक्स ज्यादा कलेक्ट करेगा। टैक्स ज्यादा कलेक्ट करेगा तो उनके पास पैसा कम होगा, इसके पास पैसा कम होगा, तो ये लोग डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे या ज्यादा? कम। राइट, ये मैं समझाता हूँ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। इन्फ्लेशन में अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगा, डिफ्लेशन में ज्यादा करेगा। मैं समझाता हूँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इसको याद करने का टेक्निक क्या है? गरीब। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट इज टू सेव गरीब। गरीब डबल ई, जी मतलब जीडीपी ग्रोथ। दो तरीके से, या तो खुद करेगा या तो इंड्यूस करेगा प्राइवेट एंटरप्राइज को। ए मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, वो गुड्स जो पब्लिक है, जो कलेक्टिव नीड्स ऑफ द सोसाइटी है, उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल कौन करेगा? गवर्नमेंट। आर मतलब क्या है? बैलेंस रीजनल ग्रोथ। मतलब वो बैकवर्ड एरिया से वहां भी डेवलपमेंट जरूरी है थ्रू गिविंग टैक्स एंड कंसेशंस। ई का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, राइट। ई मतलब अगेन इनइक्वालिटी को कम करना। नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, सॉरी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना। एंड बी मतलब क्या है? बी मतलब क्या होगा? सर बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ है तो आर का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। ओके, तो इसमें जो आर था ना वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, एंड जो बी था वो बैलेंस रीजनल ग्रोथ था। क्लियर? यस सर। ये सब हमने कर लिया है। प्लान है, नॉन प्लान पता है। और आवाज नहीं आ रही है। ये सर बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं
रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। क्या होता है ये रेवेन्यू डेफिसिट? अब हम गवर्नमेंट बजट में 3 चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, एंड तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले डेफिसिट का मतलब क्या, मुझे को बता सकता है? कमी। अरे डेफिसिट का मतलब कमी। कैन आई से व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम? सर वही हुआ ना, इनकम की कमी। हाँ, expenditure is more than income, and revenue deficit means when revenue expenditure is more than revenue income. When revenue expenditure is more than revenue income. अच्छा मुझे बताओ रेवेन्यू इनकम क्या हुआ करता था? सोर्स बता सकते हैं रेवेन्यू इनकम के? बताओ, लास्ट क्लास ही पढ़ा है यार। ऐसा पता नहीं। क्या पता नहीं क्या? तो फिर पढ़ते क्यों भी? टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ करता था जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर करता है, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करता है, राइट? तो गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू इनकम से ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 500 है और मेरा रेवेन्यू इनकम सिर्फ 400 हुआ, तो इसका क्या इंप्लीकेशन होने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट विल बी द इंप्लीकेशन इफ देयर इज अ रेवेन्यू डेफिसिट? सो गवर्नमेंट किस तरह से रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज करती है, ध्यान से सुनना। सर क्या क्या हुआ? निकल गया सर मीटिंग से। अच्छा, when revenue expenditure is more than revenue receipts, तो सबसे पहले क्या करोगे? अरे सर अगर खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो खर्चे को कट डाउन कर दो। जैसे सब्सिडीज देना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जिससे ना ही कोई एसेट क्रिएट होता है, ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडीज दी थी, तो बोला यार सब्सिडीज को कम कर देते क्योंकि हमारे खर्चे से ज्यादा, हमारे इनकम से ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो सबसे पहले किस तरह से गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज करता है? कट डाउन करता है अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को। पर अगर उसको लगता है नहीं मैं कट डाउन नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कंट्री की सिचुएशन को देख के, तो दूसरा ऑप्शन है बोरोइंग्स करना। क्या अगर मेरा खर्चा 500 रुपए आने वाला है रेवेन्यू और इनकम सिर्फ 400 है, तो बाकी 100 रुपए में क्या करूंगा? बोरो करूंगा। अब बोरो करने के 3 सोर्स, पहले पब्लिक, दूसरा आरबीआई एंड तीसरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हम पढ़ चुके हैं। पब्लिक से ले सकते हैं, आरबीआई से ले सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले सकते हैं। चलो बोरोइंग से भी कमी पूरी नहीं हुई, मतलब 500 रुपए में 400 रुपए मेरी इनकम से हो जाता, 50 रुपए बोरिंग हुई, बाकी 50 कहां से लाऊं? तो अब आखिरी सोर्स बचा, दैट इज अपनी गवर्नमेंट अपने एसेट्स बेचेगी। हम भी ऐसे ही करते हैं ना। लेट्स से अगर हमारे घर में कभी कमी आती है पैसे की, तो हम क्या बोलेंगे? यार खर्चा कम करते हैं। पर अगर खर्चा कम नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं? चलो किसी उधारी मांग लेते हैं। उधारी भी पूरी नहीं हो रही, चलो हम अपने एसेट्स बेच देते हैं। तो गवर्नमेंट भी तो वही करेगी ना, या तो कट डाउन करेगी अपने एक्सपेंडिचर को, या तो बोरिंग्स करेगी, फिर पब्लिक, आरबीआई या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या उससे भी पूरा नहीं हो रहा है तो तीसरा ऑप्शन क्या है? एसेट्स बेच देंगे। एसेट्स बेचना, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। सर पर ऐसा कभी होता है क्या कभी? कभी से हाँ होता ही है ना, गवर्नमेंट एयर इंडिया के इतनी स्टेट्स नहीं ज्यादा बेचती। इनकम। सर पहला पॉइंट समझाओ ना, प्लान कट इन एक्सपेंडिचर। खर्चे कम कर देना। गवर्नमेंट के हाँ गवर्नमेंट के हाँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के सोचती, अरे मेरी बात सुन। गवर्नमेंट ने बोला 500 रुपए मेरा खर्चा आ रहा है, 400 रुपए इनकम है, तो गवर्नमेंट ने बोला यार अपने 200 रुपए की सब्सिडी दे रहे, क्यों ना करें हम 100 रुपए की सब्सिडी देते हैं, बाकी 100 का सब्सिडी अगले साल दे देंगे, अपने पास इस बार इनकम नहीं है उतनी। ओके।
अब मुझे किसी ने कुछ पूछा था कि ऐसा होता है कि नहीं, क्या पूछ रहा था, तो वापस बोल। सर मैंने पूछा क्या पूछा? सर यही कि मतलब ऐसा कभी सिनेरियो होता है क्या, मतलब गवर्नमेंट जो इतना इनकम यस, अब्सॉर्ब करती है। गवर्नमेंट ने इंडिया का 1947 से भी ऑलवेज हैड रेवेन्यू डेफिसिट। हमारे पास कभी भी रेवेन्यू सरप्लस हुआ ही नहीं। अच्छा, वाह सर। सर वॉइस। अरे सो सॉरी, अब आ रही है आवाज? यस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट ये सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट लेता है, ये सारा डेफिसिट लेता है। मतलब when your budget expenditure is more than your budget receipt। मतलब क्या, ध्यान से सुनना, एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मेरे पास रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ 100 रुपए, मतलब टैक्सेस एंड नॉन टैक्स सोर्स से मुझे इतना पैसा आया। कैपिटल रिसिप्ट जो हुआ वो 500 रुपए हुआ। क्यों? रिकवरी ऑफ लोन हुआ, थोड़ा पैसा मैंने एसेट बेच के लिया। तो टोटल रिसिप्ट कितना हुआ? बजटरी रिसिप्ट 600। 600। ठीक है, अब मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो है 400। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के 3 कॉलम बताओ क्या थे? रुक जा, ऐसे नहीं, थोड़ा सॉरी मैंने गलत बताया। लेट्स से मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 300 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है 700। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? बजट एक्सपेंडिचर 1000। इसमें से इसको कवर अप करने के लिए मेरे पास रेवेन्यू रिसिप्ट सिर्फ 600 रुपए था, सॉरी 300 रुपए था। मतलब टैक्स एंड नॉन टैक्स से दोनों मिला के सिर्फ 300 रुपए कलेक्ट कर पाए। अब बाकी 700 कहां से लेना पड़ेगा? कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट के 3 बताओ मुझे, क्या क्या थे, क्या क्या सोर्स है जिससे हम पैसा ले सकते हैं? पब्लिक। तुम लोग कुछ पढ़ते नहीं हो क्या गधो? परसों नो करवाया मैंने। रिकवरिंग ऑफ लोन्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स। रिकवरी ऑफ लोन, फिर या तो बोरोइंग करेंगे या तो डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्ट। तो मेरी बात सुनो, तो मैंने रिकवरी ऑफ लोन करके एसबीआई से लोन, स्टेट से लोन रिकवर किया और कुल मिला के 300 रुपए मुझे और आए। फिर मैंने कुछ एसेट्स बेचे और एसेट्स बेच के मेरे 200 रुपए आए। तो अब कितनी कमी पड़ रही है? अब कितने की कमी पड़ रही है? अरे बोलो कितने की कमी? 200 की ना। 200। 200। अभी ये कहां से लाऊंगा? मेरा आखिरी सोर्स क्या बचा? हाँ। क्या बचा आखिरी सोर्स? देखो ना, दिमाग लगाओ ना। डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, मैंने यार डिसइन्वेस्टमेंट कर तो दिया है। लास्ट ऑप्शन क्या बचा? बोरोइंग। एंड दिस बिकम्स माय फिस्कल डेफिसिट। मतलब जितनी मैंने इकोनॉमी में बोरोइंग की है उतनी मेरी इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट है। राइट? सो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। या तो ऐसा लिख सकता हूं कि इट रेफर्स टू द टोटल borrowings of the government from RBI, public and rest of the world। और ऐसा लिख सकता हूं, it refers to capital expenditure plus revenue expenditure
minus revenue receipts minus capital receipts except what? Borrowings. Borrowing. Borrowings. तो फिस्कल डेफिसिट दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो सीधा सीधा लिख दो बोरोइंग्स, या तो लिख दो एक्सेप्ट बोरोइंग। राइट? तो if I say my fiscal deficit for this year is 3.5% of GDP, तो इसका इंटरप्रिटेशन दूसरे फॉर्म में क्या होगा? तो इसका इंटरप्रिटेशन दूसरे फॉर्म में क्या होगा बताओ? अरे बताओ। So if my fiscal deficit is 3.5% of GDP, तो इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या होगा? Can I say government has taken borrowing of 3.5% of the total country's GDP? अरे समझ आया? गधो हाँ या ना कुछ तो बोलो। हाँ सर। Right? So if I say the fiscal deficit is 500 crores, so how much is the total borrowing taken by the government? 500 crore. कितना? 500 crore. क्योंकि जितनी आपकी फिस्कल डेफिसिट होगी उतनी ही आपकी गवर्नमेंट की बोरोइंग्स होगी। तो देखो यही लिखा है मैंने, या तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, पब्लिक एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या तो लिख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट? एक फिस्कल डेफिसिट जब इकोनॉमी में होता है तो उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं? जैसे हमने इसका पढ़ा, किसका? रेवेन्यू। रेवेन्यू का। रेवेन्यू में क्या करेंगे? या तो एक्सपेंडिचर कम कर दो, या तो इस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स कर दो, या तो बोरोइंग। एसेट बेचो। अब देखो इधर क्या है, सबसे पहला है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अगर गवर्नमेंट बोरोइंग ज्यादा कर रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है। राइट? बोरोइंग तब हम तभी करते हैं जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर इनकम। गाइस एक मिनट, ओके गाइस आवाज आ रही है? Yes, sir. सो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल कब होगा? जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरिंग करी है। बोरिंग करी है मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में ज्यादा है। ओके, सो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई हैज बीन इंक्रीजेस। जब गवर्नमेंट की बोरिंग ज्यादा हो रही है, इसका मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ रहा है, एंड अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस ज्यादा होगा, एंड प्राइस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल शुरू हो जाएगा। राइट? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्यों हो जाएगा? अरे जब आप इकोनॉमी में खर्चा ज्यादा करोगे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, लोग पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा?
प्राइस, एंड प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये इन्फ्लेशनरी स्पाइरल चलता रहेगा। क्यों? प्राइस बढ़ा सबका, तो कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा। प्रोडक्शन का कॉस्ट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि देखो सर, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा, वेजेस का कॉस्ट बढ़ा। क्यों? अब लेबर भी ज्यादा पैसा मांगेंगे, ऑटोमेटिकली फिर से प्राइस बढ़ेगा। तो ये इन्फ्लेशनरी स्पाइरल चलता रहेगा। स्पाइरल का मतलब ये होता है। लूप। क्लियर कि नहीं समझ आया? सर नहीं आया। मेरी बात सुन, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर ज्यादा किया, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा, राइट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा किस फॉर्म में करेगी? इन्वेस्टमेंट्स करेगी। मनी सप्लाई बढ़ा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, है कि नहीं? सर कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी के लिए वो गुड्स क्या होगी, रॉ मटेरियल होगी। रॉ मटेरियल बढ़ा, ऑटोमेटिकली क्या बढ़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो फिर प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा तो फिर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा, और ये तो ये इन्फ्लेशनरी स्पाइरल चलता रहेगा। सर कभी इसका एंड नहीं आएगा क्या? क्या बोल रहा है? इसका कभी एंड नहीं आएगा क्या ये स्पाइरल का? मुझे वापस बोल, क्लियरली सुनाई नहीं दिया। सर ये स्पाइरल का कभी एंड नहीं आएगा क्या? एंड आएगा ना। इन्फ्लेशन जब होगा तो आरबीआई आएगी अपनी कौन सी पॉलिसी लेके, मॉनिटरी। और गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेके आएगा, बजटरी। बजट। तो ये इसीलिए तो लाया है ताकि ये स्पाइरल बंद हो जाए। ओके। सर ऐसा डिफ्लेशनरी स्पाइरल भी तो होगा? नहीं, डिफ्लेशनरी स्पाइरल भी हो सकता है, वो अभी आएगा एक पॉइंट। दोनों हो सकते हैं। सेकेंड, गवर्नमेंट का नेशनल डेब्ट बढ़ेगा। क्यों? जितनी ज्यादा फिस्कल डेफिसिट है, इसका मतलब उतनी ज्यादा क्या है, अरे 5,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है, मतलब उतना क्या है, डेट। लोन। उतनी बोरिंग ज्यादा है। तो फिस्कल डेफिसिट जितना ज्यादा, उतना ज्यादा कंट्री का नेशनल डेब्ट बढ़ेगा। उसको ज्यादा किसका इंपैक्ट किसको पड़ेगा ज्यादा, फ्यूचर जनरेशन, बिकॉज दे हैव टू रीपे, राइट। और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी कैसी रहेगी, लेगार्ड। लेगार्ड मतलब एक आलसी इकोनॉमी। आलसी इकोनॉमी का मतलब क्या, देखो, इकोनॉमी जब आपकी उठती नहीं है, मतलब इकोनॉमी एक ऐसा होता है, एक ऐसा ग्रो कर रहा है, और एक इकोनॉमी ऐसा ही ग्रो कर रहा है। तो इस टाइप का जो ग्रोथ होता है ना, उसको लेगार्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना, सही करना। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट। जब आपको पता है कि आपकी कंट्री में इतना ज्यादा बोरिंग्स लिया हुआ है, तो कोई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहेगा, ना या ना? ना ना। सर आपकी ऐसे तो कंट्री में अगर आप बार बार बोरिंग्स लोगे, तो कोई आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेगा, कोई कंट्री में उसकी? इमेजिन करो ना यार, कंपनी कंपनी अगर बार बार बोरिंग्स करेगी, उधारी से जी रही है, तो क्या उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? तो ऐसे तो गवर्नमेंट गलत बता देता उनका फिजिकल डेफिसिट। क्या बोल रहा है तू? गवर्नमेंट उनका फिजिकल डेफिसिट गलत बता देता कि वो कंपनी उनमें इन्वेस्ट करे तो। अरे ऐसा नहीं होता है, क्या गलत थोड़ी बता देगी गवर्नमेंट कुछ भी। पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट पिछले 5 साल से है, तो डू यू रियली थिंक पब्लिक इन्वेस्टर्स विल ट्राई टू इन्वेस्ट मोर मनी इन दिस इकोनॉमी? नो सर। राइट। सो सेकंड पॉइंट क्लियर।
Okay, now this vicious circle of high fiscal deficit and low GDP चलता रहेगा. Okay, ये क्या कहना चाह रहा है? Vicious circle of high FD. देखो, एक बात बताओ, हाई फिस्कल डेफिसिट क्यों हुआ है? उसका रीजन बताओ. बोरिंग ज्यादा की होगी. बोरोइंग ज्यादा है. एक मिनट. कैन आई से कंट्री का जीडीपी कम है बिकॉज ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट? यस सर. कंट्री का जीडीपी कम है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यों? हाई फिस्क मतलब ये कहना चाह रहा है अगर कंट्री की बार बार बोरिंग्स आ रही है, इसका मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सीधा कंट्री के जीडीपी कम होगा. अब मुझे बताओ ऐसा क्यों? जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. कौन बोला ये? अरे मतलब सर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर. क्या मनन? जीडीपी मतलब ये था? क्या? मेरे लिए एक ही भाषा थी यार. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ Right. लिविंग सर. इकोनॉमिक्स. हाँ सर. राइट, सिंपल सी भाषा में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब मेरी बात सुनो, अगर कंट्री का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है मतलब कंट्री में बार बार बोरिंग ज्यादा हुई है. एक कंट्री में अगर बोरिंग बहुत ज्यादा हो रही है उसका सीधा इम्पैक्ट कैसे जीडीपी पे पड़ेगा मुझे बताओ. अगर देख मेरी बात सुनो, पब्लिक से पैसा कौन उठा रही है? गवर्नमेंट. आरबीआई से पैसा कौन उठा रही है? गवर्नमेंट, बिकॉज बोरिंग कर रही है ना. तो ऑब्वियसली अगर इनका पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा तो इकोनॉमी में क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा? अरे बताओ. डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा बढ़ेगा. ऑब्वियसली. क्रेडिट. अरे अगर क्या बढ़ेगा बेगते? हाँ हाँ डिक्रीज होगा. के लिए क्रेडिट देने के लिए क्या चाहिए? डिपॉजिट चाहिए. और डिपॉजिट का सारा पैसा किसने ले लिया? गवर्नमेंट. पब्लिक ने और आरबीआई. गवर्नमेंट ने ले लिया पब्लिक और आरबीआई से. तो कमर्शियल बैंक के पास जब डिपॉजिट दोनों सोर्स से नहीं रहेगा तो उसका लोन देने का प्रोसेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. लोन का किस पे पड़ता है?